डॉक्टर साक्षी जैन। डॉक्टर साक्षी जैन जो है, शी इज मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियोपल्मोनरी साइंसेस। इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है। 2020 में इन्होंने खुद की एक कंपनी फाउंड की है, लिम्फ ब्रीथ करके। एंड वी गॉट टू नो अबाउट हर वाया सोशल मीडिया, एंड इनकी काफी सारे हमने ब्रीदिंग रिलेटेड पोस्ट देखे हुए थे, सो वी गॉट कनेक्टेड टू हर, दैट्स हाउ वी नो हर। She is also worked as assistant professor in Manipal University and MGA University of Health Sciences. इन्होंने काफी सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं रिलेटेड टू ब्रीदिंग, स्पेशली रिलेटेड टू स्लीप एपनिया। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी काफी किए हुए। शी इज अ ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपिस्ट। शी इज सर्टिफाइड ब्यूटाइकोथेरेपिस्ट। ये इंटरनेशनल कोर्स है रिलेटेड टू ब्रीदिंग। ब्रैडक्लिफ ब्रीदिंग इन्होंने किया हुआ है। इंटीग्रेटिव ब्रीदिंग थेरेपी सीखी हुई है इन्होंने। So quite a lot of certification, and because of which I think she is a very apt पर्सन है। ये काफी योग्य इंसान है स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रिलेटेड हमें चीजें बताने के लिए। सो वेलकम डॉक्टर साक्षी, थैंक यू फॉर डूइंग टुडेज सेशन। यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, Dr. Yeah. Mrunmayee. I feel so, blessed. और बेसिकली आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि आपसे मेरी कनेक्शन हुई थ्रू सोशल मीडिया एंड यू गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू कम एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर ग्रुप. सो आई एम सीरियसली लकी पर्सन, आई विल से राइट नाउ. और आपने इतना सब कुछ मेरे बारे में बता दिया है, बट देयर इज अ लॉन्ग रोड, लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड आई एम still learning and learning, क्योंकि it is just something which is bloomed up and it has to become a tree, and tree never stops growing. So it's just like वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमें भी हर एक पेशेंट, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ हर बारी नया सीखने मिलता है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। स्लीप एपनिया की भी पेशेंट है, हर एक की प्रॉब्लम थोड़ी अलग रहती है। सो एक हम वी आर ट्राइंग कि जितना हम कर सके, वी आर ट्राइंग टू शायद से थोड़ा 19-20 यू विल हैव टू मैनेज एज पर योर कंडीशन। ये चीज याद रखिएगा। Okay, so all over to you, Dr. Sakshi. thank The you floor so is much. yours now. Yes. So Dr. Mrunmayee, I'm going to share my screen and then हम लोग Sure. आगे proceed करते हैं. Definitely. Do let me know once you are able to see my screen. हाँ, एकदम परफेक्टली दिख रहा है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है, तो फिलहाल चैट बॉक्स में रखिएगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन डेफिनेटली करेंगे। डॉक्टर साक्षी, लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट यू मीनवाइल। यस, ऑल सेट। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ साक्षी। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में और हाउ वी फिजियोथेरेपिस्ट कैन हेल्प यू। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं आज हम क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे लिए स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, स्लीप की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, फिर जनरल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया, फिर स्लीप हाइजीन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए, हमारे लिए और आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए, फिर क्या कनेक्शन है ब्रीदिंग और स्लीप के बीच में, और फिर हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, इसमें ये बहुत भरी हुई स्लाइड लगेगी आपको, लेकिन ये तीनों एक साथ डालने का फंडा सिर्फ इतना सा था दैट आई वांटेड टू टेल यू दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर। आपका स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो स्लीप को अफेक्ट कर सकता है, और क्या होता है अगर हम ढंग से सोते नहीं है तो। सो लेट्स फर्स्ट कम टू टॉक अबाउट व्हाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट। तो स्लीप हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी स्लीप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करने में हेल्प करती है। आपने सुना होगा ना, बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे से सोने दो, बच्चे बढ़ते ही तब है जब उनकी नींद अच्छी होती है, बट ऐसा सिर्फ बच्चों के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरा टाइम चलता रहता है टिल वी आर अलाइव। दिस इज ट्रू फॉर द होल लाइफ। इट्स नॉट जस्ट कि हम जब बच्चे थे हमारी नींद तब इम्पोर्टेंट थी, एक्चुअली हमारी नींद टिल डेथ इज इम्पोर्टेंट। तो वो हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस के लिए, उनके वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्लीप।
हमारा इम्यूनिटी को बेस्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्लीप, बिकॉज हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है दैट इज वर्किंग सबसे ज्यादा जब हम सो रहे होते हैं। तो अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं तो हमारा इम्यूनिटी ढंग से काम करेगा नहीं। हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ढंग से सोएं, क्योंकि हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, उसके फंक्शंस सारे होते हैं। पर अगर वहां स्लीप अगर ऊपर नीचे होती है तो उसके ऊपर फर्क पड़ने लग जाता है। हमारे डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा स्लीप इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हम जब सोते हैं हमारा खाना तब ज्यादा अच्छे से पचता है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा जो खाना होता है वो 90%, 70%, 80% हमारा तब पचता है जब हम रात में सोते हैं। और हम कितना खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे सो पाते हैं। कमिंग टू डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पासिंग मोशंस और पासिंग यूरिन, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ जो ब्रेन है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता कब है? आउट 60 to 70% जो हमारा ब्रेन है वो डिटॉक्स करता है हम जब सोते हैं गहरी नींद में। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम ब्रेन में है वो उसका काम रात में ही चलता है। सो व्हेन दैट डज नॉट हैपन तो क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलते हुए। सो नाउ हमारी स्लीप किस किस चीजों से अफेक्ट हो सकती है, कब खराब हो सकती है? जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं हो, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो ढंग से पच नहीं रहा, हमारे खाने मतलब हमें थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या ब्लोटिंग हो रहा है या जनरली कुछ भी रिलेटेड टू गट हमारे साथ हो रहा है, हमारी स्लीप अफेक्ट हो सकती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, यहाँ पे मैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उन मिनरल्स की बात कर रही हूँ जो हमारे स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मैग्नीशियम। और इनकी जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो किस तरह से मिलता है उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी नींद पे। तो अगर उसका कंटेंट कम होगा तो हमारी नींद उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगेन कमिंग टू हॉर्मोन्स, आपने देखा हॉर्मोन्स हमारे सिक्रीट भी नींद में होते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी हमारे हॉर्मोन्स के बैलेंस में हो रही है या लेवल्स में हो रही है तो भी हमारी नींद अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में बहुत स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस हार्मोन, बट अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम सो नहीं पाएंगे ढंग से, क्योंकि हमारी बॉडी उसको फाइट करने में लगी रहेगी। कमिंग टू अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, अगर हम बीमार होते हैं, आपने देखा होगा कभी जब हम बीमार होते हैं या कुछ भी होता है तो हमारी नींद बहुत पहले सबसे पहले इफेक्ट होती है, या तो हमें नींद नहीं आती है प्रॉपर, हम जगे रहते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंस जब हमारी इम्यूनिटी ही कम होती है। कमिंग टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स में यहाँ पे मैं पल्यूटेड एयर की बात नहीं कर रही हूँ। यस, वन ऑफ द मेजर रीजन है जो हम पल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल टॉक्सिन में मैं बात कर रही हूँ हमारा फर्नीचर, हमारा बेडिंग, हमारा पिलो और हमारा एनवायरमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो हाउ डज दिस मेक्स चेंज? एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, अगर हमारे घर में नया फर्नीचर आता है या नया बेडिंग हमने खरीदा है या नया पिलो हमने खरीदा है, कुछ भी हमने नई चीज ली है, घर में नया पेंट करवाया है, वो हमारी स्लीप को इंटरप्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि इन सब में कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नए में बहुत ज्यादा होता है। तो इसको कैसे कम किया जाए? सो इफ अगर आप कोई सी भी नई चीज लेकर आ रहे हो, इफ यू आर गोइंग समवेयर व्हिच इज हैविंग न्यू थिंग्स, ट्राई टू एक्सपोज इट टू सन, एंड इन केस इफ सन इज नॉट अवेलेबल उसको खुला छोड़ो, वेंटिलेटेड एरिया में छोड़ दो फॉर एटलीस्ट 3 to 5 days। तो क्या होगा, वो वॉलेटाइल है, वो कंपाउंड सारे उड़ जाएंगे और फिर उसके बाद इट इज गुड टू यूज। सो ये सारे होते हैं चीजें जो हमारी नींद को खराब करती हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज, और ये हमारी स्लीप को इंटरप्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया टीवी ही देख के मुझे नींद आती है। आई लिसन दिस फ्रॉम माई पेरेंट्स, इसलिए मैं बोल सकती हूँ ये कि आई ऑफन हियर इट कि हम तो टीवी देख देखते ही सोते हैं। सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? आपको नींद तो आ रही होगी, बट हाउ अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट स्लीप? तो आपके ईएमएफ किससे रेडिएट हो सकते हैं? आपके फोन से, आपके घर के वाईफाई से, आपके रूम में प्रेजेंट उस टेलीविजन से। सो ट्राई टू स्विच एवरीथिंग ऑफ बिफोर यू गो टू स्लीप और मेक एन एनवायरमेंट व्हेन यू आर स्लीपिंग। नाउ
अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम ढंग से सो नहीं पाते या अगर हमारे नींद में कुछ खराबी हो रही है या हमें स्लीप एपनिया जैसी कोई इश्यूज हो रही है, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? फर्स्ट आपने देखा होगा, मैंने लिखा है हार्ट डिजीजेस। एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल से आई डोंट स्मोक बट आई गॉट द प्रॉब्लम, आई डोंट ड्रिंक बट आई गॉट द प्रॉब्लम, आई एम नॉट एक्सपोज टू पोल्यूशन, आई गॉट द प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट योर स्लीप? आपने उस पर ध्यान दिया कभी? तो हार्ट डिजीजेस सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है। इवन पीपल डाई इन स्लीप और डाई जस्ट लाइक दैट। इफ यू हैव हर्ड अबाउट पीपल डाइंग एट द एज ऑफ 40, अभी कॉमेडियन जिनकी डेथ हुई थी, सो व्हाट हैपेंस, अगर आप उनके बैक डेट में जाके उनकी स्लीप की हिस्ट्री जांचोगे तो यू विल बी फाइंडिंग आउट दैट दे आर स्लीपिंग वेरी लेस और एल्स देयर स्लीप इज डिस्टर्ब्ड। तो हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण एक आपकी स्लीप हो सकती है अगर वो प्रॉपर नहीं है। अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हो तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। Mood disorders, you're feeling low sometimes, you're feeling excited sometimes, you don't know what's happening with your mood. Coming to poor immune functions, अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, it is not going to help with our immunity, और हम बहुत बार बीमार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, और कुछ भी छोटी सी चीज नहीं होती है हम बीमार हो जाते हैं, वेदर चेंज होता है हम बीमार हो जाते हैं, इट्स नॉट नॉर्मल। ओके, वेदर चेंज होता है तो जरूरी नहीं कि मुझे हर बार ही बीमार पड़ना पड़े, दैट मीन्स समवेयर समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड मी जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट द चेंज इन द वेदर। कमिंग टू लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि अभी मैंने बताया ही था, आपकी लाइफ के ईयर्स कम हो जाएंगे अगर आप कम सोओगे, क्योंकि आपकी जो स्लीप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वन ऑफ योर पिलर्स ऑफ हेल्थ। हमारे बड़े लोग जितने होते हैं बचपन में मैंने बहुत सुना है, क्या करना है इतना सो के, कम सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम ये करो तुम वो करो। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब तक अगर मैं प्रॉपर सोऊंगी नहीं, मैं करूंगी कैसे अपने काम, क्योंकि मेरी बॉडी रिवाइव रिकवर तभी कर रही है जब मैं ढंग से सो रही हूँ। मूविंग ऑन टू स्टेजेस ऑफ स्लीप। नाउ हम सब बोलते हैं कि सोते हैं, आई लिसन दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई तो गो इनटू डीप स्लीप, मुझे पता ही नहीं चलता है, इमीडिएटली मैं गद्दे पे लेटता नहीं हूँ मुझे नींद आ जाती है, विच इज नॉट नॉर्मल। क्यों नहीं नॉर्मल है? क्योंकि हमारी स्टेजेस होती है स्लीप की, स्टेप बाय स्टेप हमारी स्लीप कवर करती है। तो ये जो पूरी स्टेज होती है स्लीप की, इट इज अबाउट 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स, ये रेंजिंग है। बच्चों में ज्यादा होती है, बड़ों में धीरे धीरे ये ड्यूरेशन कम हो जाती है, कमिंग टू 90 मिनट्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोए नहीं या हम कम सोए। नाउ जो स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या है? फर्स्ट स्टेज है आपकी अवेक टू लाइट स्लीप, देन यू गो इनटू लाइट स्लीप, देन यू गो इनटू नॉन रेम स्लीप। ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये नॉन रेम स्लीप के ही पार्ट आते हैं, एंड देन कम्स योर रेम स्लीप। नाउ व्हाट इज दिस? ये तो जो टेक्निकल मैंने वर्ड्स बोले, मतलब क्या है इनका? अवेक टू लाइट स्लीप मतलब जब मैं बेड पे लेटी, मैंने आंख बंद की, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, इस पूरे इवेंट को 5 से 15 मिनट लग सकते हैं, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, मैं सोई नहीं हूँ बट मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। देन आई एम इनटू लाइट स्लीप, मतलब मुझे अब नींद आने लग गई है, और ये कम से कम होता है 20 मिनट का ड्यूरेशन। सो पीपल हु आर टेकिंग नैप इन द आफ्टरनून, जो दिन में सोते हैं, आइडली इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट इफ यू आर टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, एक अलार्म सेट करिए 20 मिनट का। उसका रीजन ये है कि लाइट स्लीप में अगर आप उठोगे तो आप ग्रॉगी फील नहीं करोगे, पर अगर आप लाइट से नॉन रेम स्लीप की तरफ चले गए और आपको उठना पड़ा उसके बीच में, तो आप ग्रॉगी फील करोगे। हमारी जब पूरी स्टेज कंप्लीट होती है स्लीप की, 90 मिनट्स का जो साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर आप उठते हो तो भी आप फ्रेश फील करोगे। तो अगर आप 20 मिनट से ज्यादा सो लिए तो 1.5 घंटे सोइए, क्योंकि हमको पूरा स्लीप का साइकिल कंप्लीट करना है। अगर स्लीप के साइकिल में कहीं ब्रेक आएगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। नॉन रेम स्लीप मतलब हमारी, रेम का मतलब होता है आंखों का मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, इसमें हमारी आंखों का कोई मूवमेंट नहीं होता, और ये वो स्लीप है जिसमें हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को रिकवर करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में, इम्यूनिटी का काम करने में। हमारी बॉडी बेसिकली इस टाइम पे बहुत सारा काम कर रही है। देन कम्स योर रेम स्लीप विच इज योर रिपीटेटिव आई मूवमेंट। इसमें हमारी बॉडी एक्टिव हो गई है, हमारी मसल्स वगैरह सबको पैरालाइज कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर योर ब्रीदिंग एंड योर मूवमेंट ऑफ योर आईज, ये चलते रहते हैं। पर इसमें हमारा काम क्या कर रहा है? ब्रेन।
ये हमारा काम कर रहा है, ये पूरी मेमोरीज को देख रहा है, दिन भर के एक्टिविटीज को देख रहा है, थॉट प्रोसेस को देख रहा है, क्या जरूरी है उसको, हम क्या प्रोसेसिंग बोलते हैं ना, जैसे लैपटॉप पे प्रोसेस हो रहा है, आपका ईमेल उधर जा रहा है, ये सारे जो बैक हैंड पे काम चल रहे हैं ये हमारे रेम स्लीप में चल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के मेमोरी के लिए, कॉग्निशन के लिए, ये तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ये वाली स्लीप, नॉन रेम एंड रेम स्लीप अफेक्ट होती है, आप भूलना स्टार्ट कर देते हो, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है ये 90 से 120 मिनट का साइकिल होता है, और ये साइकिल दिन में मतलब एक रात में आपके 4 से 5 होने जरूरी हैं। इसीलिए इररेस्पेक्टिव आपकी जो भी एज है, 7 आवर्स ऑफ एवरेज स्लीप इज इंपॉर्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज यू आर। हम बड़े लोग क्या बोलते हैं 4 घंटे सोना इनफ है, ऐसा नहीं है, आपको 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, विच इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप। नाउ कमिंग टू क्वालिटी, 3 चीजें बहुत जरूरी होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि हमारी स्लीप कितनी अच्छी क्वालिटी की है। फर्स्ट इज योर ड्यूरेशन, आप कितनी देर सोए, ठीक है। कंटिन्यूटी, कितनी देर लगातार सोए। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि मैं रात में 2 से 3 बार वॉशरूम यूज करने के लिए उठ रही हूँ तो मेरी स्लीप अच्छी है। इट इज फ्रेगमेंटेशन, मतलब आपकी नींद टूटी, फिर आप वापस से सोने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपकी नींद टूटी, फिर आप वापस से सोने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज कंटिन्यूटी, मतलब आपकी स्लीप कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यू शुड नॉट गेट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। कमिंग टू द डेप्थ, यू नीड टू हैव डीप स्लीप, आपको डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जिस टाइम आपकी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस कर रही है, रिकवरी मोड के अपने सारे फंक्शंस कर रही है। इन तीनों में से अगर कहीं से भी कोई सी भी चीज में गड़बड़ी होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू स्लीप हाइजीन, अब हम इन सब चीजों को ठीक कैसे करें, पता चल रहा है ये है वो है, बट हाउ टू वर्क ऑन दिस। सो स्लीप हाइजीन का मतलब है कि हम अपनी नींद को अच्छे से कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी सर्केडियन रिदम को वापस से रीसेट करना। हम उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, हमारी सर्केडियन रिदम दो चीजों पे, दो हार्मोन्स हैं उस पे डिपेंडेंट है, एक है कॉर्टिसोल, एक है मेलाटोनिन। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत है हमारी बॉडी को एक्टिवली दिन भर काम करने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मेलेटोनिन होता है जो रात के टाइम हमारी बॉडी को रिलैक्स सोने में मदद करता है। इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जो मेलेटोनिन है दैट कन्वर्ट्स इनटू सेरोटोनिन व्हिच इज योर हैप्पी हार्मोन इन द मॉर्निंग, सो दैट यू आर हैप्पी एंड डूइंग योर वर्क थ्रू आउट द डे। नाउ इस बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम, बाय एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू सनलाइट और द नेचुरल लाइट। सो हमारी आईज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, बिकॉज हमारी आईज चेंज ऑफ लाइट्स को एक्नॉलेज करती है, ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है और ब्रेन उन सिग्नल्स को रजिस्टर करता है। तो आपको अगर अपनी सर्केडियन रिदम सेट करनी है तो दिन भर में आपको सुबह और शाम अपने आप को नेचुरल लाइट में एक्सपोज करना, नॉट नेसेसरी डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जाइए आप, बट आपको नेचुरली अपने आप को एक्सपोज करना जरूरी है। इट इज गोइंग टू रीसेट योर सर्केडियन रिदम विद इन 20 डेज। क्यों, क्योंकि आप जब नेचुरल लाइट में जाते हो, आप लाइट के वेरिएशंस जो एनवायरनमेंट में वेरिएशंस हो रहे हैं उसको सेंस करता है हमारी आईज और वो ब्रेन को भेजता है। Now moving on to what actually we can do to improve our sleep hygiene. Coming to nutrition. Of course, I'm not a nutrition expert, so I'm not going to give you a lot of advice. लेकिन सबसे important ये है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 3 hours before you sleep, you are done with your dinner. Okay, your dinner needs to be light. You cannot eat heavy meals during the night time क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। So, अगर आप 10 बजे सो रहे हो, ट्राई टू फिनिश ऑफ योर डिनर बाय 7 PM in the night. जब तक we tell, I am a Jain, but of course even the Western world says this, till the sun is up and shining you can eat, but as it starts to set, try not to eat or eat very less food, क्योंकि हमें हमारे नेचर के साथ सिंक में रहना जरूरी है। बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द वर्किंग रूटीन, हमारा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट हम उसको फिर भी कंट्रोल में कर सकते हैं। नाउ देयर आर पीपल जो उठ जाते हैं रात में बट उनको ये समझ में आता है कि नींद खुली क्यों। Some people sense that they are feeling hungry. Some people will not sense that they are not hungry. So, or they are hungry.
तो ये जो हंगर पैंग्स होते हैं ये रात में आते हैं, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द शुगर ड्रॉप व्हिच हैपेंस, आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिप होने की वजह से. So if you are having problems with your sleep, try to eat your soaked nuts and seeds in your evening snacks rather than your morning snacks. क्यों? क्योंकि these are rich in magnesium, and when you eat magnesium during the evening hours, it is going to help you boost your sleep. आपकी नींद को improve करेगा. अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप सोने से पहले 4-5 बादाम खा के सोइए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन एंड स्टेबलाइज योर शुगर लेवल्स ड्यूरिंग द नाइट. कमिंग टू एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी नीड टू मूव. हमें थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट जरूरी है, लेकिन कब? आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक वर्किंग आउट इन द नाइट. इवनिंग में जिम जाएंगे, स्ट्रॉन्ग जिम करेंगे. नहीं करना है, वो नहीं करना है. इवनिंग टाइम इज योर डाउन टाइम, मतलब रिटायरिंग टाइम. So you can go for a small walk, a very soft, gentle walk, not a brisk walk, not running, nothing. Just go for a walk if you want to go for a walk in the evening hours. नहीं तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जेंटल एक्सरसाइज दिन भर में करिए, मॉर्निंग में करिए, दिन में करिए, बट ट्राई नॉट टू डू इट द एंड ऑफ द डे और लेट इवनिंग्स, बिकॉज अगेन दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट यू एंड वेक यू अप. सो वो अवॉइड करना जरूरी है. नाउ कमिंग टू मॉर्निंग रूटीन, टू सेट योर सर्केडियन रिदम, आपको क्या कर सकते हो जब आप सुबह उठ रहे हो? तो गो get yourself, sit outside in your balcony if it is possible. If you don't have balcony, आप विंडो खोलिए, एक्सपोज करिए. अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको लगता है मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ in your garden or anywhere, just go for there for 15-20 minutes and be expose yourself to that morning light. अगर many people wake up very early before sunrise, what you can do, go into the room and switch on all the lights, चक्कर ऑन कर दीजिए. आप मॉल गए हो, आपने वहां देखा कितनी लाइट होती है तो एकदम से ब्राइट होता है, यू बिकम अलर्ट एंड अवेयर. सेम थिंग लाइट्स हमारे साथ करती हैं, विच आर व्हाइट इन कलर, दे आर ब्लू लाइट्स. बेसिकली दे आर जनरेटिंग ब्लू लाइट्स एंड दे मेक अस अलर्ट, दे मेक अस अवेयर. तो ये आपका रूटीन होना चाहिए मॉर्निंग में. एज द डे इज गोइंग बाय, आप शाम तक पहुंच गए, आपने इसमें देखा है बिल्कुल ललाई सा है, the orange hue light, so expose yourself to those lights. मेरे घर के अंदर मैंने ये मेंटेन करके रखा है, the hall and my bedroom. Of course it does not have any TV, it is having that fairy lights जो दिवाली पे जलती हैं, रेड कलर की फेरी लाइट I have put on my walls, और वो रात शाम को आफ्टर 7 PM वही मेरे घर में जलती है. क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी को ये सेंस भेजना है कि भाई नाउ आई नीड टू रिटायर. And when I'm seeing those lights, when that light is falling into my eyes, my melatonin जो हमारी बॉडी में अपने आप सिक्रीट होता है, I am giving it a boost कि अब निकलो बाहर और help me to go into a sleep cycle. Now coming to breathing, it's very important. अगर sleep apnea, apnea मतलब सांस नहीं ले रहे हो, absence of your breathing. So if you need to work on your breathing, you need to work with breathing exercises. और जनरली आप अपने ब्रीदिंग के लिए थोड़ी अवेयरनेस हुई है. हम सारी चीजें कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल करेक्शन कर लेते हैं, मशीन्स यूज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पर एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ब्रीदिंग. इफ यू नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर इनकम्प्लीटली वर्किंग ऑन योर ट्रीटमेंट. So it's very important that you engage yourself in some breathing exercise, or just 10 minutes of some breathing, slow breathing, whichever breathing you are following, just try to do that before you sleep. Okay. Coming to the sleep environment, what does this mean? Sleep environment मतलब आपका रूम जिसमें आप सोते हो उसका किस तरह का environment होना चाहिए. You need to sleep in a pitch dark environment. Now people will say हमें रात में अगर washroom use करना है, we need to have a lamp light, right? So don't use blue green colored lights, please don't use that white light. No, if you want some light, use a orange, dull orange, or a red color light. Don't let them be bright. Okay, it's very important that you use those lights even if you need any light. Otherwise what I will say is blackout, pura black hona chahiye. If light is coming from your doorway, if your light is coming from your window, dark curtains use karo. जहां आपको सोना है उसको मतलब डार्क पिच होना चाहिए. दैट इज द कलर ऑफ द रूम. कमिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, गर्मी में if you notice नींद नहीं आती है. So temperature set between 23 to 25 degrees is optimal. Try to
sleep in that environment, because that helps to boost the body to go into relaxation, calm your body, and once you're calm, you will definitely fall into sleep. Avoid using your phones, your technology, और सोने से 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ट्राई करिए आप इनको यूज ना करें। और अगर आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हर घर में लाइट चली हुई है, यू कैन नॉट चेंज एवरीबडीज थिंग बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। देयर आर थिंग्स कॉल्ड एज ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, स्टार्ट वेयरिंग देम फ्रॉम द इवनिंग आवर्स। तो वो क्या होगा, आपके जो ब्लू लाइट आपके आजू बाजू हो रही है, आपको उस से एक्सपोजर कम रखेगी एंड गोइंग टू हेल्प यू टू स्लीप। नाउ कमिंग टू योर स्लीप एपनिया, जब आप सो रहे होते हैं तो क्या कंप्लेन जनरली क्या हो सकते हैं सिम्टम्स? खराटे लेना बहुत जोर से, लाउड, दैट अदर पर्सन इन द अदर रूम कैन आल्सो हियर। आपको खुद को एहसास होना कि भाई चोकिंग हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही थी, खुद को ये एहसास होना। रात में यूरिन पास करने के लिए बार बार उठना, आपको लग रहा है यार मेरी नींद तो ढंग से हो ही नहीं रही है, या फिर यू आर स्वेटिंग इन द नाइट इवन दो द टेम्परेचर इज कूल इनफ। बच्चों में देखा जाता है बेड वेटिंग। So this is what happens when you are in sleep. But what happens when you wake up in the morning? Morning में headaches हो सकता है, आप मुंह का आपका ड्राई माउथ हो सकता है, you feel excessive sleepy during the day, थकावट, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, खाना ऊपर आना, एसिडिटी बनना, बहुत मूड के चेंजेस, हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर ढंग से फोकस नहीं हो रहा हमारा, मेमोरी का हमें लगता है कि कोई भी चीज भूल जाते हैं, एंड पीपल इन्वॉल्व they don't feel like having sex. So this is something which can be seen if your breathing is not happening during sleep. So अब what is the connection between breathing and sleep? कुछ connection है, definitely बहुत बड़ा connection है। जैसे आप दिन भर सांस ले रहे हो, वो आपकी रात में कैसी सांस चलती है उसको अफेक्ट करता है। आपकी सांस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हम वॉलेंटरीली कर सकते हैं, लेकिन मेन कंट्रोल हमारे बॉडी का ब्रेन ही संभालता है। बट दैट ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द डे टाइम। हाउ इज योर ब्रीदिंग, क्या कर रहे हो आप जब आप सांस ले रहे हो, कैसे सांस ले रहे हो, वो आपकी नाइट ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करेगा। कमिंग टू, आप मुंह से सांस ले रहे हो कि मुंह बंद करके सांस ले रहे हो, नाक से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, उस पर भी अफेक्ट करेगा। देन यूज ऑफ योर नेक एंड शोल्डर मसल्स, मतलब आप अगर अपने नेक को यूज कर रहे हो, शोल्डर्स को यूज कर रहे हो सांस लेने में, तो भी आपकी नेक पे इफेक्ट आएगा। एंड द फेस स्ट्रक्चर वी हैव, नेक का स्ट्रक्चर वी हैव, दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द वे वी आर ब्रीदिंग ड्यूरिंग आवर स्लीप। नाउ कमिंग टू व्हाट वी कैन डू फॉर यू एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हाउ वी कैन हेल्प यू, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज other people will take care of it. CPAP machine, your doctors are taking care of it. What about your breathing? So we are going to take care of your breathing by helping you re-educate your breathing. So what comes into re-education of your breathing? अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो आपको कैसे वापस से नाक से सांस लेना है उसको सिखाएं, because nose is something, if you use it, it is working fine, but if you don't use it, you will lose it. It forgets what it is meant for. नाउ जिन लोगों में हम ब्रेथ होल्ड करा सकते हैं, नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट एंड नॉट शुड बी डूइंग दैट, तो ब्रेथ होल्ड करवा के एक्सरसाइजेस उनको हम ब्रीदिंग एजुकेट करा सकते हैं। देन करेक्टिंग योर टंग पोस्चर, वेयर यू आर कीपिंग योर टंग, तो वो मुंह में आपकी जीभ कहाँ रह रही है उसके ऊपर वर्क करके आपकी ब्रीदिंग ठीक करा सकते हैं। वर्किंग ऑन योर रेस्पिरेटरी रेट, कितनी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो आप, उसको भी ठीक करके हम आपकी री-एजुकेशन करा सकते हैं। और डायफ्राम जो हमारी मेन मसल होती है ब्रीदिंग की, उसको कैसे हम प्रॉपरली एंगेज करें। सो ऑल दिस कैन बी डन together. Now some advice which I am going to give you is there is a lot of thing which is available on internet. Please, if you're trying something, take somebody's help who know about it. Don't do it on your own, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं ब्रीदिंग में भी, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो आपके लिए सही नहीं होंगी, पर आप अगर वो कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट यू डू। Now we are going to practice 3 exercises. I'm going to stop the screen share over here, and those exercises are many small breath holds, slow breathing, and soft palate raise. These are safe for everybody to do, so don't worry about here. So I'm going to stop share my screen,
and we all can do these exercises. So Dr. Sakshi, just I'm going to interrupt for a minute. Okay, here. सब लोग अपने कैमरास प्लीज ऑन रखिए ताकि हम आपको देख सके कि आप किस तरीके से अभी डॉक्टर साक्षी एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं वो आप सही कर रहे हैं या नहीं. अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हम उसे रेक्टिफाई कर सके. सो प्लीज आपके कैमरास ऑन रखिएगा, ऑडियोज म्यूट रखिए, बिकॉज क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे. बट प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप अपने कैमराज ऑन रखिएगा एंड साथ में एक्सरसाइज कीजिएगा जो ये बता रहे हैं. देन यू विल बी एबल टू लर्न इट. जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे है, सी टू इट की आपकी सैचुरेशन है ये 88 के ऊपर रहे. अगर नहीं है तो फिर सैचुरेशन 88 के ऊपर नहीं है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ा दीजिएगा. एंड आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, all over to you, Dr. Sakshi. Okay. We have spotlighted you, so I think so everyone can see you well. Yes. So all these exercises are safe, so don't worry about it. But in case if you feel anything that you are not able to do it, please take a break. Don't force yourself to do that exercise. Okay. तो सबसे पहले exercise है many small breath holds. This I have learned from Buteco Clinic. So what is this exercise is, as you जो name है many small breath holds, हम breath holds कर रहे हैं. इट इज सेफ फॉर पीपल जो जिनको बीपी का इश्यू भी है, ये उनके लिए भी सेफ है, क्योंकि मैं इसमें इतना होल्ड कराऊंगी नहीं कि आपके बीपी पे उसका कोई फर्क पड़े. इट विल डेफिनेटली हेल्प इट टू रिड्यूस, लेकिन बढ़ेगा नहीं. ठीक है. तो इसमें करना क्या है, आपको अपना मुंह बंद रखना है. थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज कीप योर माउथ क्लोज्ड, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज. ऑलराइट. और जब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज कर रहे हो, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द गाइड कि आपको करना कैसे है. ठीक है. आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखोगे और जब मैं होल्ड करूं बोलूंगी आपको होल्ड करना है. व्हेन यू गोइंग टू होल्ड योर ब्रेथ, यू आर गोइंग टू पिंच योर नोज लाइक दिस. वो तो बंद है ही, पर आपको होल्ड के टाइम पे अपना नोज भी ऐसे पिंच करना है. ठीक है. ऑलराइट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो वी विल डू इट फॉर अ मिनट, नॉट मोर देन दैट. ब्रीद इन थ्रू योर नोज, breathe out through your nose normally for 10 seconds. Just keep breathing through your nose in and out. Be aware of the air as you're breathing in through your nose and out through your nose. Now breathe in through your nose, breathe out through your nose. Okay. आप जब सांस ले रहे हो तो सांस नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए, और जब भी होल्ड होगा वो छोड़ने के बाद होगा. इनहेल के बाद कोई होल्ड नहीं करना. ठीक है. सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और रोकेंगे. 3, 2, 1. छोड़ दीजिए नाक और आराम से सांस लीजिए 10 सेकेंड के लिए. ठीक है. आराम से सांस लीजिए 10 सेकेंड के लिए. जब आप सांस ले रहे हो तो जो हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही हो उसको महसूस करिए. जब आप सांस लेते हो तो ठंडी हवा अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो गर्म हवा बाहर आती है. फिर से करेंगे. सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, रोकिए. 3, 2, 1. छोड़ दीजिए नाक को, सांस लीजिए अंदर और सांस लीजिए बाहर नाक से. पूरे टाइम मुंह बंद रखना है. मिस्टर मीताराम कदम, आपको इतना लंबा रोकना नहीं है सांस को. ओके. प्लीज ओनली 3 सेकेंड्स. जितना मैं रोक रही हूँ उतना ही रोकिए. ऑलराइट. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज अगेन. ब्रीद इन थ्रू योर नोज, breathe out through your nose. आपको सांस रोकना है. पिंच करिए. 3, 2, 1. सांस छोड़िए. हाँ, नाक छोड़िए, सांस लीजिए नाक से अंदर और नाक से बाहर. 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग करिए जैसे आप करते हो. जस्ट ब्रीथ नॉर्मली जैसे आप करते हो. फिर से करेंगे. नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए, रोकिए. 3, 2, 1. वापस नाक खोल दीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए अगले 10 से 15 सेकेंड तक. तो इसके अंदर एक्सरसाइज में क्या हुआ, आप 10 से 15 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं, और फिर आप 3 सेकेंड के लिए सांस रोकते हो सांस छोड़ने के बाद, और फिर वापस से नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं 10 से 15 सेकेंड तक. ये एक्सरसाइज आप 6 मिनट तक कर सकते हो लगातार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द इमरजेंसी एक्सरसाइज. ब्रेथलेस हो रहे हो तब, पैनिक आ रहा है तब, कुछ भी आप फील कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज.
Let's move on to the next exercise, which is called as slow breathing. Now, slow breathing में हमें ध्यान क्या देना है? एक हाथ आप रखिए अपने चेस्ट पर और एक हाथ आप रखिए अपने पेट पर, ठीक है? अगर आप सब लोग मुझे देख पा रहे हो तो मेरे हाथ के मूवमेंट को नोटिस कीजिएगा, ठीक है? तो जब मैं हाथ का मूवमेंट ऊपर लेके जा रही हूँ आपको सांस लेनी है, और जब मैं नीचे ला रही हूँ आपको सांस छोड़नी है। तो जैसे जैसे मेरी फिंगर ऊपर जा रही है वैसे वैसे आपको सांस लेनी है और वैसे वैसे ही सांस धीरे 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 छोड़नी है। तो ये आपका स्लो ब्रीदिंग हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जो जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे हैं, जल्दी की जगह आप उसको धीरे धीरे लो, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है बस हमें, ठीक है? तो उसको 5 बार करते हैं हम ये एक्सरसाइज। सो जस्ट सांस लीजिए नाक से, मुंह बंद करके रखेंगे और सांस धीरे धीरे छोड़िए। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद अपने लिए डिसाइड करो, क्योंकि सबकी सांस अलग होती है। तो ये खुद डिसाइड कीजिए कि आप धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे बाहर लेकर आएंगे। जैसे आप सांस ले रहे थे इस एक्सरसाइज से पहले, आप उससे अब धीरे से सांस ले रहे हो। आप नॉर्मली जैसे ले रहे हो उससे धीरे ले रहे हो, ठीक है? आपने धीरे धीरे सांस अंदर ली और धीरे धीरे ही छोड़ी। अब आप धीरे धीरे ध्यान दीजिए कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो उसको लंबा छोड़ रहे हो, थोड़ा सा लेने से ज्यादा छोड़ रहे हो, ठीक है? डोंट वरी कि आप छोड़ते समय ज्यादा सांस छोड़ दोगे, ऐसा होता नहीं है। इट इज जस्ट कि हमारा सारा एक्टिविटी रिलैक्स हो रहा है, तो इट टेक्स इट्स टाइम, ओके? फोर्सफुल ब्रेथ आउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ब्रेथ आउट करना है आपको। आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते जाइए, ओके? So this was your second exercise. Now let's come to the last exercise. This is little different and maybe little difficult for you all. तो इसके लिए मैं अपना फ्लैशलाइट भी ऑन करूंगी so that you can see what I am trying to do. इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट रेजेस। अब हमारा सॉफ्ट पैलेट होता क्या है? आप पीछे मेरा स्ट्रक्चर देख रहे हो जो ऊपर से नीचे लटक रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पार्ट। तो आप इसको कैसे एहसास कर सकते हो? अपने टंग को पीछे लेके जाइए ऐसे, आपको पीछे ले जाते समय महसूस होगा कि सॉफ्ट हो गया। पहले तो हार्ड था और वो सॉफ्ट हो गया। जो वो सॉफ्ट एरिया है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। आपको उसको ऊपर उठाना है। कैन यू सी दिस? अब इसका ट्रिक क्या है? हम उबासी लेते हैं, ठीक है? तो जैसे आप उबासी लेते हो आपको बस वैसे उबासी लेने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज आप तब महसूस करोगे जब आप मिरर के सामने देखोगे। दिस इज ए OMT एक्सरसाइज, दिस इज मायो फंक्शनल थेरेपी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आप मिरर में जब देखोगे तो आपको एहसास हुआ कि ऊपर उठ रहा है वो। देखा? इट इज रेजिंग अप। आपको जब एक्सरसाइज करोगे तो उसको ऊपर उठा के 1 2 3 सेकंड के लिए रोकना है, फिर ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर ये भी नहीं हो पा रहा आपसे कि उबासी लेते से भी नहीं आता, तो हम बोलते हैं ना आह 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 आह। कैन यू सी इट इज गोइंग अप? ऊपर उठाओ, आह आह आह। ऊपर उठा के उसको रोक दीजिए, आह आह। So this is your soft palate raises. I know it is going to be a difficult exercise. थोड़ा सा difficulty तो डालना था ना। तो ये था मिक्स ऑफ मायोफंक्शनल थेरेपी। मायोफंक्शनल थेरेपी हमारे मुंह के अंदर के एक्सरसाइजेस है। इट इज योर इनसाइड एक्सरसाइजेस जो हमारे टंग के, थ्रोट के और इन सब पे। सो मायोफंक्शनल थेरेपी हेल्प्स इन स्लीप एपनिया by reducing the AHI and the snoring sounds को थोड़े से इम्प्रूव करता है और आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो ब्रीदिंग पे इनडायरेक्टली वर्क करता है। तो इफ यू सी हमारी ब्रीदिंग स्टार्ट होती है नोज से और यहाँ जाने के बाद वो हमारा लोअर एयरवे है। तो ये जो अपर एयरवे है उसकी एक्सरसाइज हम OMT के थ्रू करते हैं।
ट्राई टू कीप योर टंग इन द रूफ, क्योंकि वो बनता है आपका नोज का बेस, तो नींव स्ट्रांग होती है बिल्डिंग की, तो आप सांस आराम से ले पाओगे, राइट? तो ट्राई टू कीप योर टंग अप. I'll show it to you like this. So try to keep it up. So अब यूजली जब मेरा मुंह खुलता है तो टंग मैं ऊपर ही प्रेस करके रखती हूँ. सो दिस इज द लर्निंग विच आई गॉट. सो कीप इट अप. क्यों? क्योंकि वो हमारी नाक का तलवा है. इट इज द बेस ऑफ आवर नोज. तो अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा नोज का, तो हम नाक से आराम से सांस ले पाएंगे. दिन भर कैसे सांस लेते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिससे वो रात की सांस में हेल्प करे. Over to you, Dr. Mridmay. Thank you so much for giving me this opportunity. थैंक यू डॉक्टर साक्षी. आई थिंक सो काफी सारा लर्निंग